हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हिंदी के सॉल्व पेपर यूपी टेट 2013 के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा, कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा क्या है। तो क्या है, दांत काटी रोटी, आस्तीन का सांप, अक्ल की दुम या फिर आबनूस का कुंदा। तो हमें सही उत्तर बताना है, कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा क्या है। तो हमारा उत्तर सही हो जाएगा आस्तीन का सांप। आस्तीन का सांप जो है ये हो जाएगा कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा। अगला प्रश्न, इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द क्या है। दूरदर्शी, दत्तचित्र, कुशाग्र बुद्धि या फिर जितेंद्रिय। हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, जितेंद्रिय। इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्रिय। अगला प्रश्न, पवन का संधि विच्छेद क्या है। पवन का संधि विच्छेद क्या है। तो हमें सही उत्तर बताना, 4 विकल्प दिए गए हैं। हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा सही उत्तर हो जाएगा पोधन अन्न। पोधन अन्न, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। आगे देख लेते हैं, पुनर्जन्म का संधि विच्छेद क्या होगा। पुनर्जन्म का संधि विच्छेद क्या होगा। क्या होगा, पुनर् प्लस जन्म, पुनः प्लस नरजन्म, पुनः प्लस जन्म या फिर पुनर् प्लस जन्म। सही उत्तर हमें बताना है। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा पुनः प्लस जन्म। पुनः प्लस जन्म हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है। इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है हमें बतानी है। यण संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि या फिर दीर्घ संधि। हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा सही उत्तर हो जाएगा यण संधि। क्या हो जाएगा, यण संधि जो है ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इत्यादि में यण संधि है। आगे हम देख लेते हैं, नाक रगड़ना का क्या अर्थ है। नाक रगड़ना का क्या अर्थ है। नाक में चोट लगना, इज्जत देना, दीनता पूर्वक प्रार्थना करना, चापलूसी करना। नाक रगड़ना का क्या अर्थ होता है। तो हमारा जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। दीनता पूर्वक प्रार्थना करना हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, उन्मूलन का विलोम क्या है। उन्मूलन का विलोम शब्द क्या है। विलोम क्या है, उत्थान, उत्कर्ष, रोपण या फिर अवनति। हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, रोपण। रोपण जो है उन्मूलन का विलोम शब्द हो जाएगा। आगे हम देख लेते हैं, अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है। चारण काल, आदिकाल, वीरकाल या फिर बीजोपन काल। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा बीजोपन काल। क्या हो जाएगा, बीजोपन काल। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को संज्ञा दी है। आगे देख लेते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, अति सूधो स्नेह को मार्ग है। यह पंक्ति किसकी है। तो यह पंक्ति जो है किसकी है, अति सूधो स्नेह को मार्ग है। आलम की है, बोधा की है, ठाकुर की है या फिर घनानंद की है। घनानंद, ठीक है। तो ये जो रचना है, ये जो पंक्ति है, ये हो जाएगी घनानंद साहब की, ठीक है। आगे देखते हैं, हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी घनानंद। आगे देखते हैं, कालिंदी का पर्याय क्या है। पर्यायवाची क्या है, कालिंदी का पर्यायवाची क्या है। सरस्वती, लक्ष्मी, गंगा फिर या फिर यमुना। कालिंदी का पर्यायवाची क्या है, उत्तर हो जाएगा हमारा यमुना। क्या हो जाएगा, यमुना, ठीक है। आगे देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा लेखक कौन माने जाते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं। बाबू श्याम सुंदर दास, देवेंद्र सत्यार्थी, हरिवंश राय बच्चन या फिर जयशंकर प्रसाद जी। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, बाबू श्याम सुंदर दास। सही उत्तर क्या हो जाएगा, बाबू श्याम सुंदर दास। आगे देखते हैं, कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना किस मुहावरे का सही अर्थ है। किस मुहावरे का सही अर्थ है, कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना। सिर मारना, सिर पर सेहरा बंधा होना, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना या फिर सिर पर शैतान सवार होना। हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है। किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है। धर्मवीर भारती,
शमशेर बहादुर सिंह, रघुवीर सहाय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। हमारा सही उत्तर हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी, शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। अगला प्रश्न, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, किस रचनाकार की पंक्तियां हैं? दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, किस रचनाकार की पंक्ति है? तुलसीदास, कबीरदास, केशवदास, सूरदास। हमारा सही उत्तर हो जाएगा कबीरदास। किसकी रचना है? कबीरदास। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला पत्र है तो क्या है? पहला पत्र उदंत मार्तंड, इतिहास, तिमिरनाशक, बनारस अखबार या फिर हरिश्चंद्र मैगजीन। हमारा सही उत्तर हो जाएगा उदंत मार्तंड। हिंदी का पहला पत्र है उदंत मार्तंड। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? किसका निबंध संग्रह है चिंतामणि? तो किसका है? बाल मुकुंद गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या फिर श्याम सुंदर दास। तो सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं, तो क्या हो जाएगा? रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल, सी ऑप्शन इज करेक्ट। चिंतामणि निबंध संग्रह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? तो किस वर्ष हुई? 1993, 1893 पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है 1900, 1903 या फिर 1905। हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1893। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 में हुई थी। कब हुई थी? 1893 में। ठीक है, आगे देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रेम सागर किसकी रचना है? प्रेम सागर किसकी रचना है? तो किसकी रचना है? मुंशी सदालाल, सदा सुखलाल, सदल मिश्र, लल्लू लाल जी या फिर राम प्रसाद निरंजनी। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रेम सागर के जो रचनाकार हैं, किसकी रचना है प्रेम सागर? तो लल्लू लाल जी हैं। कौन है? लल्लू लाल जी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा, लल्लू लाल जी। प्रेम सागर की रचना, जो प्रेम सागर है, रचना है लल्लू लाल जी की। आगे देखते हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3, 4, 5 या फिर 6। 3, 4, 5, 6। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 5 भेद बताए गए हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कौन कौन से 5 भेद हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। आगे देखते हैं, हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? प्रत्यय। किसके आधार पर होता है? प्रत्यय, संज्ञा, क्रिया या फिर सर्वनाम। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी संज्ञा। संज्ञा के आधार पर हमारा जो उत्तर है बी सही हो जाएगा, संज्ञा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, कारक के कितने भेद होते हैं? 7, 8, 9, 10। 7, 8, 9 या फिर 10। कारक के कितने भेद होते हैं? हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा सही उत्तर हो जाएगा 8। 8 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी, कारक के 8 भेद होते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? कौन सा है? मूर्धन्य, कंठ, तालु या फिर दंत। हमारा सही उत्तर हो जाएगा कंठ। ठीक है, कंठ हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। आगे देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, छा वर्ण किसके योग से बना है? किसके योग से बना है? हमें उत्तर बताना है। तो का प्लस सा, का प्लस चा आदि, यहाँ पर हलंत के साथ का लगा है। तो हमारा जो सही उत्तर क्या होगा ये हमें बताना है। तो ऑप्शन ए फर्स्ट, ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा, का हलंत के साथ प्लस सा। ठीक है, आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें आपको 4 विकल्प दिए गए हैं और आमतौर पर ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें से आपको सही विकल्प देना है। सही जो उत्तर होगा वो आपको कमेंट करना है।
शुद्ध वर्तनी का चयन करना है इस प्रश्न में। तो जो अस्पृश्यता है कैसे लिखा जाएगा यही हमें इस प्रश्न में बताना है। हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। आगे देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न है हो जाएगा कवि का स्त्रीलिंग क्या है? कवित्री, कवित्री, कवयित्री या फिर कवियित्री। इसमें आप उच्चारण के आधार पर सही बताएंगे कि कौन सा विकल्प जो है कवि का स्त्रीलिंग होगा और कौन सा विकल्प सही होगा, उत्तर क्या होगा। तो हम सभी लोग जानते हैं कवयित्री लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? कवयित्री, कवयित्री। जो ऑप्शन हमारा सी है ये सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी से हमारा सही हो जाएगा। आगे, तरणी का पर्यायवाची शब्द क्या है? सूर्य, नाम, युवती या फिर नदी। तरणी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो हमारा जो ऑप्शन ए है सूर्य सही हो जाएगा। तरणी का पर्यायवाची शब्द है सूर्य। आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न है मीन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? मीन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो क्या होगा? सिखी, सापक, विभावरी या फिर मत्स्य। हमारा जो उत्तर सही हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा मत्स्य। मीन का जो पर्यायवाची होता है मीन का मत्स्य। आगे देख लेते हैं, दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द कौन सा है? आत्मजा, नंदिनी, भार्या या फिर कन्या। आपको सही उत्तर बताना है। तो हम सभी लोग जानते हैं आत्मजा, कन्या, नंदिनी आदि जो हैं ये तीनों जो दिए गए हैं शब्द ये पुत्री के, बेटी के पर्यायवाची शब्द हैं। और जो भार्या है ये अलग हो जाएगा। भार्या जो है पत्नी का पर्यायवाची होता है। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा भार्या। ठीक है, हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा भार्या। आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न है अनुपम का पर्यायवाची शब्द क्या है? अनुपम का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो क्या है? कमजोर, लौकिक, आर्थिव या फिर अद्वितीय। हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अद्वितीय। अनुपम का पर्यायवाची क्या होता है? अद्वितीय। अनुपम का अन्य पर्यायवाची क्या होते हैं? अद्भुत, अनोखा, अनूठा, अपूर्व, अद्वितीय। ये होते हैं अनुपम के पर्यायवाची शब्द। कान का कच्चा होने का अर्थ क्या है? अगला प्रश्न, कान का कच्चा होने का अर्थ क्या है? कम सुनना, सुनी बात पर विश्वास करना, दूसरे की बात मानना, कान का कमजोर होना। तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा सुनी बात पर विश्वास करना। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, सुनी बात पर विश्वास करना। सुनी बात पर विश्वास करना कान का कच्चा होने का अर्थ हो जाएगा। तो ये हिंदी के 2013 का जो सॉल्व पेपर है। मिलते हैं अगले वीडियो में। 2013 के बाद हम पर्यावरण के बारे में बात करेंगे, बाल विकास के बारे में बात करें, और इंग्लिश के बारे में बात करेंगे और गणित के विषय में। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन चेक करना मत भूलिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। बाल विकास 2011 का सॉल्व पेपर। धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।